बच्चों, कल हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन कारणों से हुई थी और 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई और वहाँ की जनता ने निश्चित किया कि हमें इस राजतंत्र शाही निरंकुश राजा अत्याचारी राजा को ख़त्म करना है और हमें खुद में स्वतंत्र होना है। सभी को स्वतंत्र होने की जब इच्छा होती है तब वह उस राजा का दमन करके फांसी के फंदे पर चढ़ा करके फिर से प्रजातंत्र की स्थापना वहाँ के लोग करते हैं और राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए जैकोबियन क्लब की जगह जगह स्थापना की जाती है ताकि इस जैकोबियन क्लब में जो सदस्य चुने गए हैं उनके द्वारा देश में राष्ट्रवाद बड़े स्तर पर फैलता जाए। जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है वहाँ के लोगों ने राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। प्रत्येक राज्य में स्टेट जनरल को चुना गया जिसका नाम बदल करके असेंबली रख दिया गया। प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल माने कि कुछ लोग, एक ऐसे लोग जो शिक्षित हों और राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत हों। ठीक है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने दर्जा दे दिया। आयात निर्यात में जो सीमा शुल्क था उसको पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म कर दिया और समान कानून लागू कर दिए। कोई अमीर है अथवा कोई गरीब है, सभी को समान कानून होंगे। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, राजा का अंत होता है और 1789 से 1799 तक जनता के हाथ में रहता है। ठीक है, जनता ही प्रजातंत्र की भूमिका निभाती है और लोकतंत्र की स्थापना करके जनता ही उस देश की सारी भागदौड़ संभालती है। ठीक है बच्चों, फिर एक व्यक्ति और सामने आता है, नेपोलियन। 1804 से 1815 तक नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन एक प्रकार का एक सैनिक था जिसने फ्रांस की क्रांति में और आगे चल करके बहुत बड़ा योगदान जनता के लिए दिया था, जनता का विश्वास जीत लिया था। ठीक है, इस कारण से वह 1804 में उस राजा के पद पर बैठ जाता है। ठीक है, और वह फिर से प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो बच्चों नेपोलियन युग 1804 से 1815 तक के बीच में चला और नेपोलियन का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म हुआ था। एक महान सम्राट था, इसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा प्रभाव उसने डाला था। ठीक है, और योग्यता के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की उम्र में ही वह सेनापति बन गया और कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाता। ठीक है, फ्रांसीसी सेना के लिए वह युद्ध कई क्षेत्रों से करता है और जीत भी दिला देता है। किस बात पे युद्ध हो रहा था? राष्ट्रवाद को लेकर के। ठीक है, अपार लोकप्रियता हासिल करने के बाद वह फ्रांस का शासक बन जाता है। अपार लोकप्रियता को हासिल कर लेता है और फ्रांस का वह शासक बन जाता है। ठीक है बच्चों, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू कर देता है तो वह प्रजातंत्र को हटा करके फिर से राजतंत्र की स्थापना कर देता है। लेकिन उस समय वह कुछ नियम भी बना देता है। वो नियम थे, कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिले। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए, भू दासत्व और जमींदारी से मुक्ति दिलाई जाए। जो किसान लोग थे उनसे जमींदार कुछ अतिरिक्त टैक्स वगैरह लेते थे, इतना लेते थे कि किसान जो लोग हैं वो टैक्स नहीं दे पाते थे। किसानों की भूमि थी, किसान खेती करते थे, जमींदार उनसे राजस्व लेते थे। इस व्यवस्था को नेपोलियन ने समाप्त ही कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के काम नेपोलियन ने किए हैं। ठीक है, अब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, आप सभी जानते हैं, और 1804 में ही उसने नेपोलियन संहिता लागू कर दी थी। ठीक है, और 1815 में एक वाटरलू का युद्ध होता है। नेपोलियन और मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है उनके साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में वह हार जाता है और उसको कैद करके
सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा जाता है, जहाँ उसकी 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से नेपोलियन युग रहा। ठीक है, इसके बाद वियना की संधि होती है जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से नेपोलियन का